देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक जो गतिविधियां हैं और राजनीतिक जो समीकरण है वो तेज हो गई है और सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चुनावी तैयारियों में लग गई है और कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कुछ चुनावी मुद्दों के लुभावन अपने वोटरों को मजबूत करने के लिए वोट लेने के लिए चुनावी जो लुभावने जो मुद्दे हैं उन पर भी जोर दे रही हैं और जो आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाला है 2022 में इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगी और हमारे साथ उपस्थित हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर रविकांत जी। तो रविकांत जी के बारे में बताओ कि ये सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं और एक अच्छे विचारक हैं जो लगातार अपने कलम की ताकत से प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक टीवी चैनलों पर अपने मुद्दों को लेकर ये सत्ता से सवाल करते आए हैं। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आज लखनऊ में हमारे देश के राष्ट्रपति जी आज लखनऊ का दौरा कर रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं वो। और कल करीब 11:30 बजे वो जो है लोक भवन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो भाजपा की जो ये रणनीति है, क्या ये सिर्फ बहुजनों के फिर से उनको चुनावी मुद्दों में उलझाने के लिए या फिर जो उनकी रणनीति है वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए आज उन्होंने बाबा साहब का फिर से एक उनका नाम लेकर मतलब उनको अपनी तरफ करने की कोशिश की है? क्या ये सिर्फ चुनावी लुभावने है जो वोटरों को अपनी तरफ करने का एक उनकी एक तरह से कह सकते हैं एक राजनीतिक रणनीति है जो अपनी तरफ वो कर रहे हैं? ऐसा क्या मतलब ये हर बार हर चुनाव में भाजपा करती आ रही है, हर इलेक्शन में करती आ रही है, जब बहुजनों की वोट लेने की बारी आती है तब ऐसे ही वो मुद्दों पर काम करती है और हम जो बहुजन समाज के लोग हैं वो गुमराह हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये फिर से एक ये उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाला है उस पर भी ये फिर से ही वार करने वाले हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, माननीय राष्ट्रपति जी का जो अभी दौरा चल रहा है जिसमें उन्होंने परसों अपने गांव जाकर के एक सभा की और उसके बाद कल का आपने जिक्र किया कि कल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का शिलान्यास वो करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति जी ये सब कर सकते हैं, करना चाहिए उन्होंने, जो हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं, जो ऐतिहासिक पुरुष हैं, उनकी मूर्तियों और उनके विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए सब काम करने चाहिए। लेकिन जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि माननीय राष्ट्रपति के द्वारा एक पार्टी का एक तरह से प्रचारक बन जाना वो कम से कम इस संवैधानिक व्यवस्था के लिए, इस गणतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा जो सवाल आपका है कि क्या ये बहुजनों को रिझाने के लिए, दलितों को रिझाने के लिए, तो दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने 1983 में जब सामाजिक समरसता मंच बनाया था दत्तोपंत ठेंगड़ी के नेतृत्व में, उस समय से भी उन्होंने दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों को एक तरह से अपने हिंदुत्व की धारा के साथ जोड़ने की कोशिश करी थी। ये इसलिए उनको करना पड़ा क्योंकि आरएसएस को लगा कि हम हिंदुओं को एक साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं और सवर्णों की ही उनके पास तादाद थी और बिना दलितों और पिछड़ों के सरकार तो नहीं बन सकती है। तो उन्होंने जो सामाजिक समरसता का जो नारा दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था या सामाजिक समरसता मंच जो ठेंगड़ी ने बनाया, उसका उद्देश्य ही यही था कि ये जो पदानुक्रम है जाति व्यवस्था का, पदानुक्रम बनाए रखते हुए हिंदुओं को एकताबद्ध करना, इस उद्देश्य के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। और ये जो काम है वो दरअसल विशुद्ध रूप से राजनीतिक काम था कि जहां दलितों को खिचड़ी भोज के माध्यम से उन्हें मुसलमानों के खिलाफ भड़का करके, वो नफरत पैदा करके उनके भीतर हिंदुत्व की विचारधारा को पोषित किया है और उन्हें सांप्रदायिक बना करके उनके वोट हासिल किया जाए और जब दंगा हो तो दंगों में उन्हें लड़ाकों के रूप में इस्तेमाल किया जाए, जो हमने गुजरात से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक देखा। यही उन्होंने पिछड़ों के साथ किया है। तो अभी जो हो रहा है कोई नया नहीं है, नंबर एक। लेकिन
जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी जब उसको लगता है कि हम असफल हो रहे हैं, वो हमेशा दलितों के और पिछड़ों के कंधों पर सवार हो जाते हैं जी और उनको लगता है कि ये तबका बेहद सरल है, या मैं उनके माइंडसेट के हिसाब से कहूं कि ये दरअसल मूर्ख हैं, तो ये हमारे झांसे में फंस जाएंगे। बाबा साहब की मूर्ति बना करके, या इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया है बड़े शान के बिल्कुल साथ कि देखिए बाबा साहब के हमने घर को इंग्लैंड में और यहाँ वहां भी किया है। लेकिन सवाल ये है कि बाबा साहब के जो विचार हैं, बाबा साहब के जो मूल्य हैं और बाबा साहब के द्वारा निर्मित जो भारत का संविधान है, उसको तो आप तहस नहस करने पर तुले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाबा साहब के मूल्य जरूरी हैं इस समाज के लिए, या बाबा साहब की प्रतिमा जरूरी है? क्योंकि नायक पूजा के खिलाफ तो स्वयं बाबा साहब थे। हाँ, तो आप केवल प्रतीक की राजनीति कर रहे हैं, और जो आपके नीतियां हैं, जो आपका क्रियान्वयन है, वो तो सब दलितों के खिलाफ है। आरक्षण को आपने एक तरह से खत्म कर दिया, और लगातार पिछले 7 साल में हम लोग देख रहे हैं, 5 साल में उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि लगातार दलितों की बहन बेटियों के का उत्पीड़न हो रहा है। कोई अगर मूंछ रख लेता है तो उसकी मूंछ काट दी जाती है। हाथरस में एक बेटी का बलात्कार हो गया, और कितनी निर्ममता के साथ बलात्कार हुआ, और उसके बाद ये निर्लज्ज सरकार उन अपराधियों के पीछे खड़ी हुई थी। तो इस तरीके से निर्लज्जता करते हुए दलितों का उत्पीड़न करने वाली सरकार, दलितों के जो सहूलियतें हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनको छीनने वाली सरकार बाबा साहब की मूर्ति लगा करके ढोंग कर रही है, और लोगों को, दलितों को गुमराह करके उनका वोट हासिल करने का प्रयास कर रही है। और आपसे ये जानना चाहूंगे कि आज बसपा प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, उन्होंने भी आज ये साफ किया कि वो जो है आगामी विधानसभा चुनाव वो अकेले ही लड़ने वाली हैं, वो किसी से कोई गठबंधन नहीं करे। जो मीडिया पर चलाया जा रहा था कि वो गठबंधन कर रही है, उन्होंने इस बात का भी क्लियर किया कि वो किसी से गठबंधन, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से इस सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर सकती हैं? देखिए, मीडिया में चूंकि बहुजन समाज की बहुत दखल नहीं है, आप जैसे लोग मीडिया में अपनी भागीदारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया में थोड़ा लोग हैं, लेकिन आप जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उनके सामने नहीं टिक सकते। और आज की जो कारपोरेट मीडिया है वो सीधे तौर पर सत्ता पक्ष के साथ खड़े होकर के और उनके लिए वो नरेशन क्रिएट करते हैं। जी जी जी। बहन जी के लिए लगातार ये चलाया जा रहा था कि वो तो निष्क्रिय हो गई हैं, वो कोई आंदोलन नहीं करती हैं, वो जनता के बीच में नहीं जाती हैं, उनके सवाल नहीं खड़े करती हैं, और लगातार गुमराह करने वाली तमाम खबरें आ रही हैं कि कभी ओवैसी के साथ वो गठबंधन कर रही हैं, कभी किसी और के साथ गठबंधन कर रही हैं, और क्या क्या उनके ऊपर लांछन लगाए गए ये हम सब लोग जानते हैं। उनको दलित से दौलत की बेटी कहा गया इसी मीडिया के द्वारा। तो ये जो कारपोरेट मीडिया है जिसमें ज्यादातर सवर्ण मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, वो दलित और पिछड़ों को उजले कपड़ों में भी नहीं देखना पसंद करते। बिल्कुल। और राजनीतिक जो चाबी है, राजनीतिक सत्ता है, जिसको बाबा साहब कहते थे कि ये जो चाबी है वो लोगों के पास होना चाहिए, जिससे कांशीराम साहब गुरु किल्ली कहते थे, तो वो सत्ता में कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं। और यही वजह है कि उनको लगातार बदनाम करने के लिए इस तरह के नैरेटिव चलाए जा रहे थे। आज उन्होंने उसका जवाब दिया है कि न तो हम किसी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, और जिला पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्ता पक्ष उसको कैसे एक तरह से किडनैप करके चलाएगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम लखनऊ में हैं और लगातार मीटिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हाँ, सवाल उनकी सोशल इंजीनियरिंग का है। क्या वो 2007 में जिस तरीके से उन्होंने सर्व समाज की बात की थी और ब्राह्मणों को खास करके जोड़ा था, और उसके बाद 206 सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई थी, आज की स्थितियां कमोबेश उसी तरह की हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार से इस प्रदेश का ब्राह्मण नाराज है, तो वो ब्राह्मण हो सकता है कि किसी और पार्टी के साथ शिफ्ट करे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे पहली जो पसंद है वो मायावती जी हैं, क्योंकि उनका प्रशासन, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही है, और एक बार ब्राह्मण उनके साथ जा भी चुका है। इसलिए हो सकता है कि वो उनके साथ आए और उसको अपने पाले में लाने के लिए
बहन जी कुछ इस तरह के संकेत दे रही हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग में क्या पार्टी में जो टिकट का बंटवारा होगा उसमें उनको बड़ी हिस्सेदारी देंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सोशल इंजीनियरिंग वो कैसे कर रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप लगातार राजनीतिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो जब से सपा बसपा का गठबंधन टूटा है, उसके बाद बहुजन समाज के पास क्या दूसरा विकल्प हो सकता है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति और बहुजन की राजनीति के लिए। जी, हाँ। मान्यवर कांशीराम साहब और मुलायम सिंह जी दोनों एक साथ आए थे और हम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जो हिंदुत्व का पूरा परचम लहरा रहा था और भारतीय जनता पार्टी को ये गुमान था कि हम चुनाव बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन उस समय जो नारा लगा था, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो वो जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, उस सांप्रदायिकता की राजनीति को इन दोनों लोगों ने एक साथ आकर के उसको ध्वस्त किया था। 2.5 दशक के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से मायावती जी और अखिलेश जी एक साथ आए थे और लोगों को बड़ा उम्मीद बनी थी कि ये जो खास करके सवर्ण सामंती लोगों की राजनीति है, या मैं सीधे तौर पर कहूँ जो मनुवाद की राजनीति है, इसका मुकाबला करने के लिए दलित और पिछड़ों की जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो एक साथ आए और इसके परिणाम बेहतर होंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली और जब सफलता नहीं मिलती है तो फिर टकराव भी हो जाते हैं और उसको लेकर के गठबंधन टूटा। अब आज की जो परिस्थितियां हैं कि उसमें बहुजन समाज क्या करे, सच बात तो ये है उसे अपने समाज को बचाना है, उन नीतियों को भी बचाना है, तो जाहिर तौर पर उस समाज के सामने एक ये सवाल तो है ही कि कौन है जो हमारी नीतियों को आगे बढ़ा सकता है। जी। मैं पर्टिकुलर की बात नहीं करता क्योंकि मुखौटों की राजनीति तो बीजेपी बहुत अच्छा कर लेती है। जी बिल्कुल, कि कितने मलाईदार पद मिले हैं लोगों को, किस जाति को मिले हैं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आरक्षण बचेगा, क्या बैकलॉग की भर्तियां होंगी, क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी, क्या हमारे लिए विद्यालय होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, हमारे लिए हॉस्टल बनेंगे, या जो दवाई और पढ़ाई का इंतजाम है या जो हमारी बेरोजगारी दूर करने का इंतजाम है, ये कौन करेगा? इस तरह की नीतियां कौन बनाएगा? चाहे वो प्रमोशन में आरक्षण का मामला हो, तो हमारे लिए नीतियां कौन बनाएगा, ये बहुजन समाज के सामने ये सवाल है। और मुझे लगता है कि उसे उसी विकल्प को चुनना चाहिए जो उनको सुरक्षा दे सके, उनके स्वाभिमान की भी रक्षा कर सके और उनकी नीतियों और उनके अधिकारों की भी रक्षा कर सके। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आपने बोला कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पूरे देश में भी अत्याचार बढ़ गया है हद से ज्यादा और बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से जिस तरह से बहुजनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और आपने आरक्षण की बात की, तो आरक्षण को भी धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है अंदर ही अंदर, मतलब लोगों को पता नहीं चल पा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर आरक्षण को खत्म करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर से उसका एजेंडा रहा है आरक्षण को खत्म करना। पहले तो घोषित रूप से एजेंडा था। मंडल कमीशन जब लागू हुआ और सवर्णों के एबीवीपी जैसी संस्था ने, जो भारतीय जनता पार्टी की छात्र राजनीति करने वाली संस्था है, उसने बाकायदा दलितों के जो हॉस्टल थे उस पर हमले करवाए। तो ये जो हो रहा था कि आप आरक्षण के खिलाफ घोषित रूप से खड़े हुए थे, लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं साहब, आरक्षण का विरोध करके हम इन्हें अपने साथ जोड़ नहीं पाएंगे, तो उन्हें पहले वो मंडल दिया गया, कमंडल दिया गया, माने मंदिर की राजनीति शुरू की गई, लोगों को धार्मिक रूप से भावनात्मक मुद्दों पर उन्हें अपने साथ लाया गया, बुला दिया गया, उनको छल करके। तो धर्म के माध्यम से और एंटी जाटव और एंटी यादव जो नफरत है वो पैदा करके उन तमाम जातियों को, जो बहुत छोटे पॉकेट वाली जातियां हैं, बहुत गरीब जातियां हैं, बहुत अनपढ़ जातियां हैं, उनको गुमराह करना बहुत आसान हुआ और उन्होंने उन्हें अपने साथ जोड़ा। तो बीजेपी ने इस बात को समझ लिया कि हमें घोषित रूप से ये नहीं कहना है। फिर उन्होंने एक बार फिर से एक ट्राई किया। हम लोग जानते हैं 2015 में बिहार के चुनाव में मोहन भागवत जी ने कहा कि आरक्षण पर पुनर्विचार होगा, उसकी समीक्षा होगी। तो बिहार चुनाव में क्या हुआ, और उसी में चुनाव प्रचार में ही नरेंद्र मोदी को यह बोलना पड़ा कि आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन हमने इन 7 साल में ये देखा
कि लेटरल एंट्री के द्वारा जिस तरीके से संयुक्त सचिव के पद पर, जहां पर आईएएस चुनने के बाद 15 साल के बाद लोग पहुंचते हैं, वो लेटरल एंट्री के नाम पर आपने सीधे कारपोरेट घरानों के लोगों को, बल्कि सीधे मनुवादी मानसिकता से जो ग्रस्त लोग हैं उनको आपने भर लिया और सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी। रेलवे आपने आधा निजी कर दिया, उसके अलावा जो बड़ी सार्वजनिक संस्थाएं हैं वो आप खत्म कर दे रहे। तो सीधा ये तय हुआ है कि साहब आप अघोषित रूप से, सुब्रमण्यम स्वामी ने यही तो कहा था कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे घोषित रूप से, हम ऐसा कर देंगे कि उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यही साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है कि उस आरक्षण को बेमानी ही बना दे रही। आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरियां होंगी तो आरक्षण का मतलब क्या रहेगा? तो एक तो उन्होंने वो काम किया। अब आपके लिए नौकरियां ही नहीं, सरकारी नौकरियां ही नहीं है, और इसके लिए कौन आंदोलन कर रहा है? सवाल ये है कि इसके लिए आंदोलन भी होने चाहिए थे, लेकिन न तो सामाजिक संगठन आंदोलन में आए हैं और न ही कोई राजनीतिक दल उस तरह से आए हैं। दूसरा सवाल आपके अत्याचार का है। देखिए, बहुजन समाज की बहन बेटियां ये आज से नहीं, ये जो सदियों की जो गुलामी है उनके लिए बहुत आसान रहा है उनको प्रताड़ित करना। तो ये उनकी आदत में है, सामंतवादियों की आदत में रहा है। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब के उस वाक्य को याद करिए कि ये हम उस समाज के साथ खड़े होंगे। अगर देश और दलित में अगर कहीं कंट्रास्ट होगा तो हम दलित समाज के साथ खड़े होंगे। अगर दो हित टकराएंगे देश का और दलित समाज का, तो दलित समाज के साथ हम खड़े होंगे। वो ये बात उन्होंने इस हद तक क्यों कही थी? क्योंकि दलितों पर जो होने वाले अत्याचार थे उसको लेकर के वो आशंकित थे। तो एक तो अस्पृश्यता का अंत हुआ, निजी जो अधिकार हैं आर्टिकल 21 वो लागू हुआ, और इसी तरह से संविधान में तमाम प्रावधान किए गए, कुछ विशेष अधिकार भी मिले, और जो उत्पीड़न है उस उत्पीड़न से मुक्ति के लिए भी संविधान में प्रावधान किए गए। उससे भी नहीं काम चला, क्योंकि वो तो आदत में था सामंतवादियों के, वो चलता रहा। फिर हम लोग जानते हैं कि 1989 में राजीव गांधी सरकार ने SC/ST एक्ट पारित किया जी, लेकिन उसके बाद भी जारी रहा, लेकिन उसमें कमी आई थी। इन 7 सालों में ये देखा गया है कि उन सामंतवादियों के हौसले बढ़ गए। उनको लगा कि अब हम बेलगाम हैं, अब हमारे ऊपर SC/ST एक्ट क्या काम करेगा। मानसिकता में तो वही है, लेकिन अब ये बीच में जो कानून का डर था जी, वो डर अब खत्म हो गया है कि कौन सैया भाई कोतवाल, तो हमें डर काहे का? थाने में कौन बैठा है, कचहरी में कौन बैठा है, IAS कौन है, IPS कौन बैठा हुआ है, और सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री कौन है। तो ये जो डर खत्म हुआ है, उस वजह से जो सामंतवादी तत्व हैं अब बेखौफ होकर के, हाथरस में हमने उस बेशर्मी को देखा कि उस तरह से लोग अपमानित कर रहे हैं और बहन बेटियों के साथ इस तरह का उत्पीड़न कर रहे हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही। तो ये बहुत तेजी से बढ़ी हैं, और इसके लिए भी मुझे लगता है कि स्वयं इस समाज के बहन बेटियों को पुख्ता होकर के सीखना होगा शालिनी आनंद से कम से कम। हालांकि अभी बहुत गरीबी है, बहुत शिक्षित नहीं हो रही है महिलाएं जी, लेकिन उनको भी मजबूत होना पड़ेगा, उनको लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, उस उत्पीड़न के से मुकाबला करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज उसके लिए कि आपको पढ़ना है और लड़ना है, दोनों काम आपको करने पड़ेंगे। आत्मसुरक्षित खुद होना पड़ेगा आपको। बिल्कुल होना पड़ेगा। ये सरकार उसकी विचारधारा में तो ये है ही कि वो उत्पीड़न करे, वो सामंतवादी तत्वों को प्रश्रय दे, उनको प्रोत्साहन दे। आपसे जानना चाहेंगे, जो विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तो चुनावी मुद्दों पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन जो बहुजन राजनीति है इसका भविष्य क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हिंदुत्व की राजनीति अपने चरम पर है, हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि जिसमें 403 सीटों में से भाजपा गठबंधन को 325 सीटें मिलती हैं जी, करीब आधा वोट उनको मिला, 49 पॉइंट समथिंग ये परसेंटेज थी। तो आधा समाज एक साथ हिंदुत्व की राजनीति के साथ चला गया। और वो क्यों चला गया? एक तो जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ था, नरेंद्र मोदी की अपनी लोकप्रियता भी थी उस चुनाव में, और साथ ही साथ एंटी जाटा और एंटी यादव जो नफरत पैदा की गई
जो दूसरी दलित जातियों में, दूसरे पिछड़े वर्ग में है, उसने भाजपा के साथ जाना अपने हित में समझा। लेकिन हुआ क्या? सिर्फ मुखौटे मिले, जिनको कुछ पद और प्रलोभन मिले। इसके अलावा नीतियों में और प्रशासन में और थाने तक में इन लोगों को दुत्कारा गया। बाबू साहिबान अब फिर से उसी तरह से उनके साथ अन्याय करने लगे। जब आप जाएंगे उस अन्याय से निपटने के लिए तो थाने में भी कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं है। इन हालातों में निश्चित तौर पर ये समाज जो है, दलित और पिछड़ा समाज, अब वो भारतीय जनता पार्टी से पीछे छुड़ाना चाहता है। क्योंकि जिस हद तक अत्याचार हुआ, अधिकारों का तो सुरक्षित रहे ही नहीं, अत्याचार जो बढ़ा है, अब सवाल ये है उसके सामने कि वो जाए तो जाए कहां? क्या वो बहन जी के साथ जाए, अखिलेश जी के साथ जाए, या कोई और विकल्प तलाशे? जो दलित राजनीति है, निश्चित तौर पर दलित राजनीति में बहुत हिरास हुआ है, जिसको सार्वजनिक की राजनीति कहा जा रहा है। आज भी जो मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सार्वजनिक की बात की, सर्जन की बात की। जी, तो बिल्कुल। 2007 में जो चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला, उसमें भी सार्वजनिक की उन्होंने बात की थी। और ये माना गया कि इस चीज ने, इस नारे ने, इस आइडियोलॉजी ने बहुजन समाज की उस पूरे राजनीति को, उस पूरे मिशन को धक्का पहुंचाया है। क्योंकि जब आप समझौता करने लगते हैं सत्ता के लिए, वो ये मैं प्रशंसा करूंगा कि प्रशासन और नीतियां दोनों ही समाज के हित में रही। लेकिन जिस आइडियोलॉजी पर आप चल रहे हैं, अगर उस आइडियोलॉजी के साथ समझौता करने लगते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम बेहतर नहीं होते। और यही आज बीएसपी के साथ हो रहा है कि आज भी आप संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आज ब्राह्मण बीएसपी के साथ जाएगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो वो जो मिशन था कांशीराम साहब का, जहां सीधा था कि 15 और 85 की लड़ाई है, हाँ, 85% पर आपने भरोसा नहीं किया, तो इस वजह से जो दलित और पिछड़ा है, जो बीएसपी के मूवमेंट और बीएसपी के आइडियोलॉजी से प्रभावित रहा है, उसके सामने ये तो सवाल है कि अब हम किसके साथ जाएं? क्या चंद्रशेखर की जो नई लीडरशिप आ रही है, क्या उसके साथ वो जाना पसंद करेंगे आगे? अगर बीएसपी का एक तरह से पतन होता है तो अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि वो किसके साथ जाए, उसके पास विकल्प क्या हो। लेकिन विकल्प वही होगा जो उनके अधिकारों की रक्षा करे, जो उनको उत्पीड़न से मुक्ति दिलाए, जो उनके हित की नीतियां बनाए, वही उनके लिए विकल्प होगा। और इसके लिए अब बहन जी बेहतर होंगी कि सपा बेहतर होगी कि चंद्रशेखर आकर के नेतृत्व करेंगे, लेकिन अब लड़ाई बहुत कठिन हो गई। क्योंकि इन 7 सालों में जिस तरीके से हिंदुत्व का पूरा प्रोत्साहन हुआ है, जो सामंती तत्वों का जो प्रोत्साहन हुआ है, उसने उस पूरे मूवमेंट को बहुत कमजोर कर दिया है। और बाबा साहब के विचारों की जितनी जरूरत इस समाज को है, मैं समझता हूं कि उतना ही जरूरत सवर्ण समाज को भी है जी। वो नहीं पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि उनको भी पढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल जरूर। बीजेपी जो कर रही है वो तो सिर्फ प्रतीक की राजनीति कर रही है। जरूरत तो योगी आदित्यनाथ को, बाबा साहब को पढ़ने की है कि वो क्या कह रहे हैं। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये 3 बुनियादी बातें थी। सही। बंधुत्व के लिए, भाईचारे के लिए, बिना भाईचारे के कौन सा हिंदुत्व हो सकता है? बिल्कुल। कौन सा हिंदू धर्म हो सकता है? जब तक आप भाई नहीं मानेंगे, तो इसलिए बाबा साहब के विचारों की जरूरत तो उस तबके को भी बहुत ज्यादा है, उसको पढ़ना चाहिए अगर वो संविधान में भरोसा करता है और वो एक बेहतर समाज बनाना चाहता है। क्योंकि बेहतर समाज बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ बहुजन समाज की नहीं है, उसकी भी जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि वो सामंती मानसिकता से क्या वो बाहर निकल पाएगा? हाँ, उसमें है बहुत सारे लोग जो संविधान में भरोसा करते हैं, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, कुछ वामपंथी लोग भी ऐसे हैं जो बाबा साहब की, पहले भले ही उन्होंने नहीं किया, लेकिन आज वो बाबा साहब की बात करते हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो उस समाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश ऐसे नहीं बनेगा, संघर्ष से देश नहीं बनेगा। देश बनेगा समता से, बंधुत्व से और उस आजादी की भावना से। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि सर कि जो बसपा ने जिन नेताओं को फर्ज से अर्श पर पहुंचाया,
आज वही नेता आज बसपा के विरोधी बने हुए हैं, तो इसका कारण, मूल कारण क्या हो सकता है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीएसपी में रहे, जिन्होंने स्वयं बीएसपी में अपनी बहुत सेवाएं दी और पार्टी को वहां तक पहुंचाया। बाद में उनके अपने निजी स्वार्थ भी आड़े आए और इधर मायावती जब से सुप्रीमो हुई तो इन नेताओं ने एक दूसरे को काटने के लिए उनके कान भरने शुरू किया। जी जी जी। लिहाजा बहुत छोटे छोटे अंतर्विरोध थे, कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ी बात हुई। उन छोटे अंतर्विरोधों पर जो नेता वहां बने थे, स्वयं देखिए, नेता और पार्टी दोनों ने एक दूसरे को बनाया। तो जो नेता वहां पर बने थे, वो नेता अपने चाहे जो उनका सीनियर हो उसके साथ गड़बड़ी कर रहे हो या उस मिशन के साथ गड़बड़ी कर रहे हो, वो वहां से जो निकले हैं, आज उनकी हैसियत देख लीजिए। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो कुशवाहा जी हो या वर्मा जी हो, कोई भी हो, उनकी बीएसपी के बाहर कोई हैसियत है नहीं। नहीं है। जिस पार्टी ने आपको बनाया, और मैं ये भी कह रहा हूं कि उन्होंने पार्टी को बनाया, लेकिन जो आपकी वास्तविक जगह थी उसको जब आप छोड़ते हैं कुछ निजी स्वार्थों के चलते, तो आपका कोई वजूद नहीं होता, आपका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो ये इन लोगों ने जो गलती की है, मुझे लगता है कि अगर वो उस गलती को स्वीकार करते हुए फिर से आए, क्योंकि समाज ने भी आपको बहुत कुछ दिया, समाज ने आपको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, तो आप केवल विधायक और मंत्री बनने के लिए हैं या समाज सेवा करने के लिए? अगर आप समाज सेवा करने के लिए हैं तो आपको समाज में लौटना चाहिए, अपनी उस गलती को स्वीकार करना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि लेकिन गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। बहन जी को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि उनको वो लें, और चूंकि जो मसला है, बुनियादी जो चीज है वो है कि समाज को कैसे बचाया जाए, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इसके लिए अगर आपको निजी स्वार्थों को भी समझौता करना पड़े तो करना चाहिए। ये वो वक्त है कि जहां पर हमें निजी स्वार्थों से ऊपर उठ करके समाज के लिए काम करना है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और इतने अच्छे विचार रखे आपने कि जिस विधानसभा इलेक्शन को लेकर और सभी मुद्दों पर आपने बात किया, इतने अच्छे से आपने लोगों तक अपनी बात रखी और समझाया। वाकई में जिस हिसाब से राजनीति की जो समीकरण चल रही है, अगर लोग अपने अपने निजी स्वार्थ से अलावा अगर लोगों के, जनता के हित में अगर काम करेंगे तो शायद उनकी जीत पक्की होगी। और बहुत शुक्रिया सर, सादर आभार आपका हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका जी। तो जिस तरह से राजनीति के खिलाड़ियों ने गोटियां तो सजा ली हैं और इसमें किसको शय मिलती है और किसको मात मिलती है, किसके सर पर राजनीति का जो ये ताज सजता है और किसको राजपाट मिलता है और किसकी गूंज लखनऊ से दिल्ली तक गूंजती है, ये तो वक्त ही बताएगा। और कौन सी पार्टी किसके साथ जाती है, कौन सी पार्टी की वोटें किसको मिलती हैं, ये भी वक्त ही बताएगा। ये राजनीतिक समीकरण की जो ये रणनीति है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में। इसी के साथ शालिनी को दीजिए इजाजत। जय भीम।